नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, कंटेक्स्ट ये है, हाल ही में वाटर गवर्नेंस से संबंधित 2 बिल्स लोकसभा में पास हुए। एक तो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 और दूसरा डैम सेफ्टी बिल 2019। पहले तो एक एक करके इन बिल्स के बारे में ही हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर आर्टिकल में फर्दर प्रोसीड करेंगे। पहले जानते हैं इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में। ये जो बिल है ये 1956 के इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 को अमेंड करता है। अगर इस बिल के मुख्य प्रोविजंस की हम बात करें और कैसे ये डिफरेंट है 1956 के एक्ट से, देखो 1956 के एक्ट में प्रोविजन ये है, कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है और बोल सकता है कि इस रिवर के पानी को लेकर डिस्प्यूट है, आप इस डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर अंदर ये वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश करना होता था। बट बिल में प्रोविजन अब ये है, नए बिल में, जब कोई स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा किसी वाटर डिस्प्यूट को लेकर, रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेकर, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी गठित करेगी। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का काम ये होगा, टेबल पे बैठ के एमिकेबली, मतलब बिना लड़ाई लड़े, इस डिस्प्यूट का समाधान निकालना। मतलब दोनों पार्टी से, दोनों स्टेट्स जिनके बीच डिस्प्यूट है उनसे बात की जाए और नेगोशिएशंस की सहायता से डिस्प्यूट को सोल्व किया जाए, ताकि ट्रिब्यूनल को गठित करने की आवश्यकता पड़े ही ना। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में एक चेयरपर्सन होगा, इसके अलावा एक्सपर्ट्स होंगे जिनके पास रेलेवेंट सेक्टर में कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस होगा। इन एक्सपर्ट्स को नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में डिस्प्यूट में शामिल जो स्टेट्स हैं उनकी तरफ से भी एक एक मेंबर शामिल होगा इस कमेटी में। जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु कावेरी रिवर डिस्प्यूट में शामिल हैं, तो एक मेंबर इस कमेटी में तमिलनाडु का होगा और एक कर्नाटक का होगा, और 2 मेंबर्स जो होंगे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के होंगे। जब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी गठित हो जाएगी तो इस कमेटी को 1 साल का वक्त दिया जाएगा कि आप नेगोशिएशंस के द्वारा जिन भी स्टेट्स के बीच ये रिवर वाटर डिस्प्यूट है उनका समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। वैसे टाइम 1 साल दिया जाएगा, लेकिन उसे 6 महीने तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तय सीमा के अंदर ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपेगी। अगर तो देखो इस कमेटी के द्वारा डिस्प्यूट को सोल्व कर दिया जाता है तो ठीक है, फिर तो कुछ बुराई है ही नहीं, कुछ दिक्कत है ही नहीं। बट मान लीजिए ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी नेगोशिएशंस की सहायता से भी डिस्प्यूट को नहीं सोल्व कर पाती है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मामले को भेज दिया जाएगा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि भैया कमेटी ने कोशिश की, नहीं सोल्व कर पाई कमेटी डिस्प्यूट को, तो अब ट्रिब्यूनल के पास इस मामले को भेजा जाए। तय सीमा भी रख दी गई है। कमेटी जब सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देगी ना, उसके 3 महीने के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पूरा मामला भेजना होगा इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को। इसके बाद ट्रिब्यूनल की बात करते हैं। देखो 1956 के एक्ट के अनुसार जब भी 2 स्टेट के बीच कोई रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर डिस्प्यूट होता था तो अलग अलग ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किया जाता था। जैसे कावेरी को लेकर अलग से ट्रिब्यूनल है, सतलुज रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर अलग से ट्रिब्यूनल है। लेकिन अब इस बिल में कहा गया है ट्रिब्यूनल एक ही होगा, लेकिन ट्रिब्यूनल की ब्रांचेस अलग अलग हो सकती हैं। समझ गए? मतलब ट्रिब्यूनल परमानेंट रहेगा, ट्रिब्यूनल को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। 1956 के एक्ट के अनुसार तो यूं होता था, जब भी किसी रिवर के पानी को लेकर, बंटवारे को लेकर मामला आया, ट्रिब्यूनल गठित किया गया और जैसे ही मामला सोल्व हुआ वो ट्रिब्यूनल डिसॉल्व कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ट्रिब्यूनल परमानेंट रहेगा। जब भी कोई नया मामला आएगा तो उसके लिए एक ब्रांच इस्टेब्लिश कर दी जाएगी, जब मामला सोल्व हो जाएगा उस ब्रांच को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ऐसे काम चलेगा। और ऑलरेडी जो अभी मामले लटके हुए हैं विभिन्न ट्रिब्यूनल्स के पास, वो भी
ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे नए ट्रिब्यूनल को। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ये ट्रिब्यूनल में होगा कौन कौन। ट्रिब्यूनल में देखो एक चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, इसके अलावा 3 जुडिशियल मेंबर्स और 3 एक्सपर्ट्स, ये सब मेंबर्स होंगे। इनको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद। और जब भी कोई ट्रिब्यूनल बेंच इस्टेब्लिश की जाएगी, उस ट्रिब्यूनल बेंच में चेयरपर्सन होंगे, वाइस चेयरपर्सन हुए, एक जुडिशियल मेंबर होंगे और एक्सपर्ट मेंबर होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट देखो 2 एक्सपर्ट्स अपॉइंट करेगा हर एक ब्रांच में, जो कि सर्व कर रहे होंगे सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस में। ये जो एक्सपर्ट्स होंगे ये बेंच को एडवाइस देंगे, एसेसर का काम करेंगे। हाँ, एक चीज़ देखो, जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए, मान लीजिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच डिस्प्यूट है, तो कहीं ये सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं अगर वो तमिलनाडु से हुए या फिर कर्नाटक से हुए तो ये इंडिपेंडेंट रूप से बेंच को एडवाइस नहीं दे पाएंगे। तो ये भी कंडीशन रख दी गई है कि जिन स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट है उनसे संबंधित मेंबर नहीं होंगे ट्रिब्यूनल की ब्रांच में। जो एसेसर होगा वो किसी तीसरे स्टेट से होगा जो डिस्प्यूट में शामिल नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें टाइमलाइन की, 1956 के एक्ट में प्रोविजन ये था कि ट्रिब्यूनल के पास जो भी मामला जाता था उसे ट्रिब्यूनल को, उसका वर्डिक्ट ट्रिब्यूनल को 3 साल के अंदर अंदर देना होता था। लेकिन इस टाइमलाइन को 2 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता था। बट देखो अब जो बिल प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट में, उसके अनुसार ट्रिब्यूनल की ब्रांच को 2 साल के अंदर अंदर डिस्प्यूट पे वर्डिक्ट देना होगा, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है 1 और साल के लिए। इसके अलावा देखो 1956 के एक्ट के अनुसार एक बार मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया, स्टेट को कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो स्टेट फिर से जा सकता था ट्रिब्यूनल के पास और ट्रिब्यूनल को इस बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 साल के अंदर अंदर। बट नए बिल के अनुसार अगर ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट सुनाने के बाद ट्रिब्यूनल की ब्रांच ने वर्डिक्ट सुना दिया और फिर भी किसी स्टेट को क्लैरिफिकेशन है तो वो स्टेट जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, तो ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंपनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 महीने के अंदर अंदर। लास्ट में बात आती है ट्रिब्यूनल के डिसीजन की। देखो 1956 के वर्डिक्ट के अनुसार एक बार मान लीजिए ट्रिब्यूनल ने फैसला सुना दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो फैसला पब्लिश करना होता था ऑफिशियल गजट में, तभी माना जाता था कि ये जो फैसला है अब इसको सुप्रीम कोर्ट के समान, सुप्रीम कोर्ट का जैसे वर्डिक्ट आता है वही पावर इस फैसले को प्राप्त है। बट बिल में अब ये प्रोविजन हटा दिया गया है। बिल में कहा गया है एक बार ट्रिब्यूनल की ब्रांच ने फैसला सुना दिया मतलब वही फाइनल है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है ऑफिशियल गजट में। सबसे लास्ट में बात आती है डेटा बैंक की। देखो 1956 के एक्ट के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट को एक डेटा बैंक और इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन करना होता है नेशनल लेवल पे हर एक रिवर बेसिन के लिए। बट बिल में प्रोविजन ये है सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कोई एजेंसी को अपॉइंट करेगी हर एक रिवर बेसिन के लिए डेटा बैंक मेंटेन करने के लिए, या फिर किसी ऑलरेडी जो एजेंसी है उसको जिम्मेदारी दे देगी कि भैया आप हर एक रिवर बेसिन के लिए जो डेटा है वो मेंटेन कीजिए। तो ये हमने डिटेल से डिस्कस किया जो बिल प्रेजेंट किया गया था 2019 में पार्लियामेंट में, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019। ये जो बिल हमने डिस्कस किया है ये पीआरएस की साइड से हमने डिस्कस किया है। आपको देखो किसी भी बिल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप पीआरएस का एनालिसिस फॉलो कर सकते हो। काफ़ी अच्छे से एनालिसिस पीआरएस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखो पीआरएस से ही हम डैम सेफ्टी बिल 2019 के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये डैम सेफ्टी बिल 2019 जो है ये हमारे देश में वो डैम्स हैं जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा नहीं है, या फिर कुछ डिजाइन के ऐसे डैम्स जिनकी हाइट 10 मीटर से 15 मीटर के बीच में है, उनकी सर्विलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशंस और मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजंस हैं इस बिल में। इस बिल में देखो 2 नेशनल बॉडीज़ को गठित करने का प्रावधान किया गया है। एक नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जिसके फंक्शन होंगे डैम सेफ्टी से स्टैंडर्ड्स से संबंधित पॉलिसीज बनाना, रेगुलेशंस करना, जबकि दूसरी जो नेशनल बॉडी होगी नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, इस अथॉरिटी का काम होगा
इम्प्लीमेंट करना चीज़ों को। ये पहली वाली जो कमेटी होगी, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, इस कमेटी के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए जाएंगे, जो पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम होगा इस दूसरी बॉडी का, जिसका नाम होगा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसके साथ साथ देखो स्टेट्स में भी इसी प्रकार की 2 बॉडीज इस्टेब्लिश की जाएंगी, एक स्टेट कमेटी ऑन डैम सेफ्टी और दूसरा स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट की ये बॉडीज अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में काम करेंगी, जैसे कि डैम्स की सर्विलियंस, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डैम्स। इवन बिल के साथ जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में नेशनल बॉडीज के और स्टेट कमेटीज के जो फंक्शंस हैं वो डिटेल से डिफाइन किए गए हैं। बिल के अंदर ये भी कहा गया है, अगर एक्ट बन जाता है और बाद में किसी सेक्शन का उल्लंघन किया जाता है तो 2 साल की सजा या फिर फाइन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये हमने बात की डैम सेफ्टी बिल 2019 की, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में और अब ये लोकसभा में पास हो चुका है। तो देखो इन बिल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन देने के बाद राइटर ये बोलते हैं जो फेडरल वाटर गवर्नेंस है हमारे देश में वो सिर्फ इन 2 बिल्स से संबंधित नहीं है। फेडरल वाटर गवर्नेंस में और भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म नेशनल वाटर सिक्योरिटी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है जैसा आपको पता है हमारे देश में, रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रोइंग इन्वायरमेंट चैलेंजेस और सबसे लास्ट में रिवर पोल्यूशन। ये सब भी इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना जरूरी है फेडरल वाटर गवर्नेंस में। मतलब कि स्टेट्स और सेंटर को मिलकर काम करना है इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। इसके साथ साथ देखो जो जल जीवन मिशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल जीवन मिशन, इसका लक्ष्य ये है 2024 से पहले पाइप्ड वाटर सप्लाई करना है हमारे देश के सभी रूरल हाउस होल्ड्स को। ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से संबंधित, उन सबको मर्ज कर दिया गया है इस जल जीवन मिशन में। और जो असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है इस जल जीवन मिशन के थ्रू स्टेट्स को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, वो देखो एक मौका है स्टेट्स के साथ मिल के काम करने का, ताकि फेडरल वाटर गवर्नेंस में जो भी कमियां हैं उन्हें एड्रेस किया जा सके। देखो वैसे तो वाटर हमारे देश में एक्सक्लूसिवली स्टेट डोमेन में आता है। आप अगर देखोगे जो 7th शेड्यूल है संविधान का, तो उसमें स्टेट सब्जेक्ट है वाटर। बट देखो एक स्पेसिफिक एंट्री इंटर स्टेट रिवर वाटर गवर्नेंस, ये 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट में आता है, एंट्री नंबर 56। तो बड़ी दिक्कत है, वाटर स्टेट के अंडर आता है, इंटर स्टेट रिवर वाटर गवर्नेंस ये यूनियन लिस्ट में आता है। तो इस वजह से हमारे देश में ना वाटर गवर्नेंस कभी भी अच्छे से हो नहीं सकी। यूनियन लिस्ट में आने वाले एंट्री 56 यानी इंटर स्टेट रिवर वाटर गवर्नेंस के तहत पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया था, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956। बट हैरानी की बात देखो ये है, ये एक्ट बना के बस छोड़ दिया, लेकिन आज तक जब से ये एक्ट बना है आज तक कोई भी रिवर बोर्ड क्रिएट नहीं किया गया है इस लॉ के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न राइटर के द्वारा ये व्यक्त किया जाता है, चूंकि देखो स्टेट ये वाटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, तो अलग अलग स्टेट में वाटर संबंधित जो पॉलिसीज हैं वो अलग अलग हैं। ग्राउंड वाटर संबंधित पॉलिसीज का आप एग्जांपल लीजिए, पंजाब में ग्राउंड वाटर को यूटिलाइज करने से संबंधित रूल्स अलग मिलेंगे, हरियाणा में आपको अलग मिलेंगे, यूपी में आपको अलग मिलेंगे। इवन देखो जो डेटा अवेलेबल है वो भी पूरी तरह से फ्रेगमेंटेड है, कई सारी एजेंसीज का डेटा है और डेटा इतना एडुकेट भी नहीं है कि आप अच्छे से पॉलिसीज बना सको। तो इस चीज़ को भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है देखो आने वाले समय में प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए स्टेट और सेंटर को अर्जेंटली आपस में कोऑपरेट करने की आवश्यकता है वाटर गवर्नेंस से संबंधित इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में ही 21 मेजर सिटीज़ में ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, जिससे 100 मिलियन लोग प्रभावित होंगे। इवन देखो 2030 वाटर रिसोर्स ग्रुप के अनुसार
2030 में इंडिया में जितने पानी की आवश्यकता होगी उसका 50% पानी ही अवेलेबल होगा। वे फॉरवर्ड में 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं। सबसे पहले देखो, वाटर एक ऐसा इशू है जो कई सारे स्टेक होल्डर्स को प्रभावित करता है। आम जनता को तो प्रभावित करता ही है, लेकिन इसके अलावा किसान, अर्बन कमेटी, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ये सारे स्टेक होल्डर हैं वाटर गवर्नेंस में। तो जॉइंट डिसीजन मेकिंग के लिए स्टेक होल्डर काउंसिल का निर्माण होना चाहिए, सही फैसले ताकि लिए जा सकें। इसके अलावा मिहिर शाह कमेटी की रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। मिहिर शाह कमेटी ने यह कहा था सेंट्रल वाटर कमीशन और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इन दोनों को मर्ज करके एक सिंगल नेशनल वाटर कमीशन इस्टेब्लिश किया जाए जो कि ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर इशू दोनों को कवर करे। तो मिहिर शाह वाटर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा सेंटर स्टेट्स के साथ मिलकर काम कर सकता है क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर को क्रिएट करने के लिए, ताकि डेटा गैदर किया जा सके। जैसा हमने आर्टिकल में शुरुआत में डिस्कस किया, डेटा यूनिफॉर्मली अवेलेबल नहीं है, काफ़ी फ्रेगमेंटेड डेटा अवेलेबल है जिसके बेस पे सही ढंग से डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। लेकिन जल जीवन मिशन ये एक मौका है सेंटर और स्टेट के बीच कोऑपरेशन को आगे ले जाने का। क्यों? क्योंकि देखो, जल जीवन मिशन में क्या है, पाइप्ड वाटर सप्लाई करना। वैसे तो ये काम स्टेट का है, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पैसा दिया जा रहा है सेंटर के द्वारा, तो इसलिए स्टेट को भी मानना चाहिए कि सेंटर की सहायता से मिलके हम वाटर गवर्नेंस के इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।